आदाब। इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और डिजिटल इकोनॉमी पर बेस्ड खास प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं मैं, वैभव श्रीवास्तव। सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की फोर्थ क्वार्टर यानी जनवरी-मार्च के लिए डाकघर की छोटी सेविंग स्कीम्स पर मिलने वाले इंटरेस्ट का ऐलान कर दिया है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के इकोनॉमिक इश्यूज के डिपार्टमेंट के जरिए 30 दिसंबर को जारी किए गए ऑर्डर में कहा गया है कि पीपीएफ, एनएससी, एससीएसएस, एसएसवाई जैसी स्मॉल सेविंग स्कीम्स पर इंटरेस्ट रेट जनवरी-मार्च थर्ड क्वार्टर में भी ज्यों का त्यों रहेगा। यानी फोर्थ क्वार्टर में भी इन छोटी सेविंग स्कीम्स पर अक्टूबर-दिसंबर तिमाही वाला ही इंटरेस्ट रेट लागू रहेगा। स्मॉल सेविंग स्कीम्स में से एक है एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम, जो एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। इस स्कीम की खास बात यह है कि इसमें मंथली इनकम के साथ साथ 60 साल की उम्र में आपको एक मुश्त रकम भी मिलती है। पीएफआरडीए से जारी होने वाली इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट के लिए उम्र 18 से 65 साल के बीच होनी चाहिए। तो क्या है नेशनल पेंशन सिस्टम, इसके फीचर्स कौन कौन से हैं और इसमें कौन से लोग फायदा उठा सकते हैं? इसी स्कीम पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं दो बहुत ही खास मेहमान, जाने माने मार्केट एक्सपर्ट और इकोनॉमिस्ट डॉक्टर रवि सिंह और जाने माने इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट अंकित सहगल। आप दोनों का हम अपने स्टूडियो में वेलकम करते हैं। डॉक्टर रवि सिंह, मेरा पहला सवाल आपसे है, नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस क्या है और जो लोग हमारे प्रोग्राम को इस वक्त देख रहे हैं उनको एनपीएस के बारे में आप क्या बताएंगे? देखिए, ये तो क्लियर है कि नेशनल पेंशन स्कीम, इसका मतलब ये क्लियर है कि आपको रिटायरमेंट की अगर प्लानिंग करनी है और आपको पेंशन की ज़रूरत है तो नेशनल पेंशन स्कीम से बढ़िया स्कीम इस समय कोई और नहीं है। तो सबसे पहले आपने जैसा बताया कि पीएफआरडीए रेगुलेट करता है नेशनल पेंशन स्कीम को, जिस तरीके से स्टॉक मार्केट को सेबी रेगुलेट करता है और आरबीआई बैंक को रेगुलेट करता है, उसी तरीके से एनपीएस को पीएफआरडीए रेगुलेट करते हैं जी। और इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप अपने आज के समय में आप अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं। और रिटायरमेंट की प्लानिंग इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि आज आप सेविंग जो कर रहे हैं उसको आप खर्च भी कर सकते हैं, लेकिन आप जब रिटायर हो जाएंगे, जब आप 60 को क्रॉस करेंगे और आपको जब फंड की ज़रूरत होगी, एक मंथली इनकम प्लान आपके पास होना चाहिए क्योंकि आप शायद उस समय आप जॉब नहीं कर सकेंगे, तो आपके लिए नेशनल पेंशन स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। जो कि सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि आप भारत के नागरिक हैं, एनआरआई हैं, या फिर आप सरकारी किसी जॉब कर रहे हैं या प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई भी आदमी नेशनल पेंशन स्कीम को ले सकता है और अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग कर सकता है। फिलहाल आगे और हम लोग चर्चा करेंगे इस पे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपको अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग के अगर करनी है तो आपको नेशनल पेंशन स्कीम लेनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। मेरा अगला सवाल अंकित जी आपसे है कि कौन से सेक्टर्स हैं जो एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम के तहत आते हैं और किस तरीके से हम इनका लाभ उठा सकते हैं? पहले तो मैं डीडी उर्दू के दर्शकों को बहुत आदाब और नमस्कार करना चाहता हूं हमारी तरफ से। और आई थिंक ये जो आपका टॉपिक है एनपीएस, ये एक मैं ये कहूँगा कि एक रेवोल्यूशन, एक बहुत ही अच्छा जो गवर्नमेंट ने एक प्रावधान दिया है हमारे इन्वेस्टर्स को। क्योंकि जैसे रवि जी ने बताया कि जो प्राइवेट सेक्टर की जॉब में है या जो बिज़नेस में है, उनके लिए देखिए पेंशन के बहुत कम ज़रिए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट नौकरियों में पेंशन के बहुत ज़रिए होते हैं, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर और जो बिज़नेस में है उनके लिए पेंशन के बहुत कम ज़रिए हैं। तो एनपीएस एक उनके लिए इतना अच्छा कारगर साबित हो रहा है आजकल, क्योंकि अब किसी को अगर अपनी जो वरी है कि मैं 60 साल के बाद जब मैं नहीं कमाऊंगा, तो उनका ये वरी यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। और कौन सी सेक्टर रही उसकी बात, तो एनपीएस में हमारे पास 4 सेक्टर्स होते हैं जिनमें एनपीएस स्कीम इन्वेस्ट करती हैं। पहला सेक्टर होता है जिसमें जो कैटेगरी होती है उसको कहते हैं इक्विटी। ये स्टॉक मार्केट में लगता है पैसा एनपीएस स्कीम के अंदर। तो इसमें सारा पैसा आपका स्टॉक मार्केट में लगेगा, फंड मैनेजर उसमें लगाएंगे। दूसरा जो इसका सेगमेंट है वो है गवर्नमेंट बॉन्ड्स, जो जाहिर सी बात है, अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करेंगे तो ये थोड़ा रिस्की प्रोपोजिशन होता है, बिकॉज ये पैसा ऊपर नीचे होता है। गवर्नमेंट बॉन्ड एक सेफ प्रोपोजिशन होता है, तो ये सेफेस्ट ऑप्शन है इसके अंदर। देन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आते हैं, ये मीडियम रिस्क में फॉल करता है। एंड देन आता है जो सबसे रिस्की ऑप्शन है, उसको AIF कहते हैं, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, जिसमें आपका रियल एस्टेट ट्रस्ट आते हैं, दूसरी चीज़ें आती हैं। तो एक जो इन्वेस्टर है एनपीएस में,
उसको ये 4 सेगमेंट मिलते हैं, ये 4 जगहें मिलती हैं जहां पर वो अपना पैसा डिवाइड करके लगा सकता है। जी अंकित जी, इसके बाद मेरा अगला सवाल डॉक्टर रवि सिंह से ये होगा कि जो सब बातें हमने एनपीएस के बारे में जानी, इसका प्रोसीजर क्या है? किस तरीके से एक आम इंसान, एक सिटीजन देश का एनपीएस में इन्वेस्टमेंट कर सकता है? देखिए, पहली बात है कि जिस तरीके से आपको बैंक अकाउंट की ज़रूरत होती है, तो बैंक अकाउंट में एक केवाईसी होती है जिसमें कि आपको आपका आधार कार्ड हो, आईडी प्रूफ हो और साथ ही पैन कार्ड हो और आपका एक एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। उसी तरीके से एनपीएस में भी आप सिंपल एक अकाउंट खुलवाते हैं और आपको वहाँ पर एक नंबर इशू होता है, जो नंबर आपका जैसे आधार पैन कार्ड का नंबर होता है, उसी तरीके से आपको एक एनपीएस में नंबर इशू हो जाता है और आप चाहे कहीं भी जॉब करें, आप उस एनपीएस अकाउंट में डायरेक्टली फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पहला। दूसरा तरीका है कि आप जो बैंक्स हैं, जो बैंक्स के टच पॉइंट्स हैं या एनपीएस के टच पॉइंट्स हैं, आप उनसे अकाउंट खुलवा सकते हैं। और तीसरा जो सिंपल तरीका है कि आप ऑनलाइन, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप ऑनलाइन अकाउंट खुलवा सकते हैं एनपीएस से। और लेकिन इसमें एक लिमिटेशन जो है वो यही है कि आपकी 18 साल से 65 साल के बीच की उम्र होनी चाहिए और इस उम्र का आदमी ही एनपीएस में अकाउंट खुलवा सकता है। जी अगला सवाल अंकित जी आपसे, एलिजिबिलिटी क्या कोई क्राइटेरिया है एनपीएस में, या जो अभी जैसा कि डॉक्टर रवि सिंह ने कहा कि 18 से 65 वर्ष की उम्र का जो भी इंसान है वो एनपीएस का खाता खुलवा सकता है, क्या इसके अलावा कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिस पर गौर करना ज़रूरी है? और साथ ही साथ वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो एनपीएस खाते के लिए ज़रूरी होते हैं? देखिए, जो सबसे बड़ा जो एलिजिबिलिटी अगर मैं इसका बोलूँगा तो उसका यही है कि आपकी उम्र जो है वो 18 से 65 साल के बीच में होनी चाहिए। और इसमें एक एडवांटेज ये मिलता है, एनआर भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस स्कीम में। और उसके बाद आपको जो ई केवाईसी जो रवि जी ने अभी बताया, ई केवाईसी करना ज़रूरी है इसमें। तो बस ई केवाईसी के लिए आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, तो आप उसके थ्रू अपना ई केवाईसी कराइए। ई केवाईसी मतलब इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी है, आजकल सब कुछ इंटरनेट पे हो जाता है, तो ये भी इलेक्ट्रॉनिकली आप ऑनलाइन जाके अपनी केवाईसीज़ कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जो ये ऑप्शन अवेल कराती हैं, तो आप उसमें जाकर अपने ई केवाईसी रजिस्टर कीजिए और इस योजना का फ़ायदा उठा सकते हैं आप उसमें। इसका मतलब ई केवाईसी हम लोग अपने घर पे बैठे हुए लैपटॉप्स, मोबाइल की मदद से कर सकते हैं, हमें इसके लिए ज़रूरी नहीं कि हम बैंक में कहीं और जाएं। बिल्कुल, देखिए सुविधा आपके पास सभी है। अगर आप बैंक आप जाना चाहते हैं तो आप बैंक जाकर खुलवा सकते हैं, या फिर अगर आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, ऐप भी इनफैक्ट अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं और ख़ासतौर से आपका स्मार्टफोन है तो आप उसमें ऐप के थ्रू डाउनलोड करके भी आप अपना एनपीएस के अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो ऑप्शन आपके पास अब दोनों हैं, आप ऑफलाइन या ऑनलाइन, आप दोनों तरीके से आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। और अगर आपको अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी कि आपको ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन आपको अकाउंट एक खुलवाना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, मैंने कहीं पढ़ा था, ये लिखा हुआ कि अगर आप किफ़ायत से चलना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर बुजुर्गियत को ढंग से बिताना चाहते हैं तो आपको स्मॉल सेविंग्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। मेरे ख्याल से डॉक्टर रवि सिंह बार बार ये वाली बात बोल रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल ये कि बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं उनके मन में सवाल आता है कि टैक्स बेनिफिट हम किस तरीके से इन योजनाओं से ले सकते हैं? क्या इन स्कीम्स में, इस नेशनल पेंशन सिस्टम में कोई टैक्स बेनिफिट हैं जो सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं? देखिए, अगर इस समय मैं किसी स्कीम की चर्चा करूं और अदर स्कीम से कंपैरिजन करूं तो सिर्फ एक नेशनल पेंशन स्कीम ही ऐसी है जो कि आपके टैक्स का सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलता है। मैं इसको ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए 1.5 लाख की लिमिट और जो 1.5 लाख का बेनिफिट है वो सब कुछ हर तरीके से सबको मिलता है, लेकिन नेशनल पेंशन स्कीम एक ऐसी है जो कि 80C के साथ में 80C1B को भी कवर करता है और इसमें पूरा का पूरा 50,000 का बेनिफिट आप और ले सकते हैं। यानी कि जो नॉर्मल टैक्स बेनिफिट आपको 1.5 लाख का मिलता है, एनपीएस में अगर आप निवेश करते हैं तो आपको 2 लाख का एक तरीके से बेनिफिट मिलता है। तो टैक्स बेनिफिट में तो ये क्लियर है। दूसरा कि आप जब भी एनपीएस से आपको पैसा मिलता है वो भी टैक्स एग्जम्प्ट है, यानी कि उसमें भी आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसमें 2 तरीके से इन्वेस्टमेंट होती है, टीयर 1, टीयर 2, तो हम आगे चर्चा करेंगे। टीयर 1 में आपकी सारी इनकम जो है वो टैक्स फ्री है, लेकिन टीयर 2 में जो आपका निवेश होता है, जो सेविंग अकाउंट है, और आप जो उसमें आप चाहे जितनी बार आप पैसा निकाल सकते हैं या डाल सकते हैं, उसमें आपको टैक्स लगता है। तो मैं थोड़ा सा टीयर 1 के बारे में बता देता हूं कि टीयर 1 एक तरीके से आपका सेविंग अकाउंट है और इसमें
आप जो निवेश करते हैं वो सीधे एनपीएस को जाता है। और एनपीएस में जैसा इन्होंने बताया कि 4 जगह पे आप निवेश कर सकते हैं, तो उन 4 जगहों का आप डिवीजन कर सकते हैं या आप खुद इंडिपेंडेंट, 2 तरीका होता है। एक है कि आप ऑटो जनरेटेड होता है जिससे कि ऑटोमेटिकली आपका पैसा एलोकेट हो जाएगा, और दूसरा तरीका यह है कि टियर 1 में अगर आपका अकाउंट है तो आप खुद भी डिसाइड कर सकते हैं कि आपको गवर्नमेंट बॉन्ड में कितना डालना है, इक्विटी में कितना डालना है, कॉर्पोरेट बॉन्ड में कितना डालना है और रिस्की एसेट में कितना डालना है। तो ये आपको एक सुविधा दी जाती है। दूसरा है टियर 2। टियर 2 में आपको बेनिफिट ये है कि आप जैसे म्यूचुअल फंड में आप निवेश करते हैं, बार बार आप स्टॉक्स खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, उसी तरीके से टियर 2 एक तरीके से कॉम्बिनेशन दिया गया है जो कि म्यूचुअल फंड के अकाउंट को भी कवर करता है। यानी कि अगर आपने एनपीएस अकाउंट खुलवा लिया तो ना आपको पीपीएफ अकाउंट की ज़रूरत है, ना किसी दूसरे सेविंग अकाउंट की ज़रूरत है, ना म्यूचुअल फंड में आपको निवेश के लिए परेशान होना पड़ेगा। पूरा कॉम्बिनेशन आपको एनपीएस में मिलता है। यह सबसे बड़ा बेनिफिट है। बिल्कुल। तो बेनिफिट्स की जैसे डॉक्टर रवि सिंह आप बात कर रहे हैं, अंकित जी अगला सवाल ये है कि इन बेनिफिट्स को ध्यान में रखते हुए, इनके मद्देनज़र क्या ऐसे कोई अलग अलग खाते हैं जो हमें खुलवाने की ज़रूरत होती है, या एक ही बैंक अकाउंट से या एक ही खाते से हम अपने एनपीएस को हैंडल कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल हम एक ही खाते से अपने एनपीएस को हैंडल कर सकते हैं। और जैसे कि अभी रवि जी ने बोला, इसका मैं थोड़ा सा और उसको अपना एक इलाबरेट करना चाहता हूँ, उसको आगे कुछ और पॉइंट्स रखना चाहता हूँ। जैसे रवि जी ने भी बताया कि हमारे पास एनपीएस के अंदर 2 ऑप्शंस होते हैं। एक होता है मैनुअल, कि आप मैनुअली, आपके पास अगर आप 100 रुपये लगा रहे हैं तो आप मैनुअली ये डिसाइड कर सकते हैं कि मेरे को उसमें इक्विटी पोर्शन में कितना पैसा डालना है। हालांकि अब उस सबको ये ज़रूर याद रखना चाहिए कि इक्विटी एक ऐसा पोर्शन होगा जो आपका ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन हमने ये भी देखा है, हमारे जो एक्सपीरियंस कहता है इक्विटी मार्केट का, कि लॉन्ग टर्म में ये एक अच्छा निवेश साबित होता है। दूसरा ये है कि कितना पैसा आपको कॉर्पोरेट बॉन्ड में डालना है। कॉर्पोरेट बॉन्ड एक ऐसा निवेश का जरिया है जहां पर आप अच्छी अच्छी कंपनियों को डेट रूट में, मतलब उनको लोन के तरीके से पैसे दे सकते हैं और वो आपको ब्याज देते हैं। तीसरा है कि कैसे आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में लगाया जाए। ये पैसा सबसे सेफ रहता है और ये सीधा गवर्नमेंट के पास चला जाता है, तो इसका मतलब है कि ये तो फिर फाइनली गवर्नमेंट ही इसको सेफ करता है। और चौथा तरीका है जो सबसे रिस्की है वो हमारे को, और इसीलिए इस पे 5% का कैप लगाया गया है कि आपको जो 100 रुपया है वो 5, उसमें से सिर्फ मैक्सिमम आप 5 रुपये इसमें डाल सकते हैं, इसके ऊपर नहीं डाल सकते हैं। तो ये है एआईएफ का। ये रियल एस्टेट में पैसा जा सकता है, आपका ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, रियल एस्टेट ट्रस्ट में पैसा जा सकता है और बाकी जगहों पे जा सकता है जो बहुत रिस्की हो सकते हैं। तो इसमें आई थिंक ये एक मैनुअल तरीका है। लेकिन अगर किसी को लगता है कि मुझे तो इसमें पढ़ना ही नहीं है, मेरे पास टाइम ही नहीं है इसको डिसाइड करने का, तो एनपीएस ने एक प्रावधान दिया गया है जिसमें उन्होंने एक ऑटोमेटिक तरीका दिया है। ऑटोमेटिक तरीका है जिसमें 3 चीज़ें हैं। पहला है एग्रेसिव। एग्रेसिव जैसे कि शब्द हमारे को समझाता है कि एग्रेसिव मतलब हमारा इक्विटी पोर्शन इसमें ज़्यादा होगा बाय डिफ़ॉल्ट। तो आप अगर जैसे ही ये टिक करते हैं एग्रेसिव, तो आपका इक्विटी पोर्शन जो है वो 75% तक जो जा सकता है वो चला जाता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी एज 35 साल से बढ़ती चली जाएगी, वैसे ही ये इक्विटी पोर्शन धीरे धीरे कम होता चला जाएगा जी, इसमें एज के हिसाब से। दूसरा है मॉडरेट। मॉडरेट मतलब जैसे शब्द सजेस्ट करता है कि मॉडरेट में आपका जो इक्विटी पोर्शन है वो कम होगा और जो सेफ पोर्शन है, कॉर्पोरेट बॉन्ड और बाकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, वो ज़्यादा होगा। और जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाएगी, इसमें भी आपका इक्विटी पोर्शन कम होता चला जाएगा। और किसी को लगता है कि मेरे को बिल्कुल ही अपने जो पैसा जो मैंने इन्वेस्ट किया है उसको मैं ऊपर नीचे बिल्कुल नहीं करना चाहता, तो वो कंजर्वेटिव चूज कर सकता है जहाँ पर इक्विटी पोर्शन कम होता है और समय के साथ धीरे धीरे वो भी कम होता चला जाता है। तो एनपीएस इसीलिए एक ऐसा मैं कहूँगा प्रावधान है जो गवर्नमेंट ने दिया है, जो आई थिंक कोई भी हर किसी को यूज़ करना चाहिए और अपने पेंशन की तरफ अपना पहला कदम एनपीएस ही मैं बोलूँगा हम मानते हैं। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर रवि सिंह, आपसे एक सवाल। अभी आपने टियर 1 और टियर 2 की बात की। क्या जो इन्वेस्टमेंट करेंगे हमारे व्यूअर्स इस प्रोग्राम को देखने के बाद, क्या वो ज़रूरी है कि वो इन्वेस्टमेंट मंथली हो, मासिक हो, या तिमाही हो सकती है, या 6 महीने में एक बार हो सकती है, या सालाना हो सकती है? किस किस अलग अलग तरीके की इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस हैं अवेलेबल?
देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एनपीएस में एक लिमिट है कि आपको मिनिमम 500 रुपए साल में तो एक बार निवेश करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसकी नहीं तो आपको पेनल्टी पड़ सकती है। अच्छा। या फिर आपको जो अकाउंट है वो डोरमेंट में जा सकता है, क्योंकि अगर आपने ये पेमेंट नहीं करी। तो आपको 500 रुपए मिनिमम ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, मंथली बात नहीं कर रहा हूँ। अब दूसरी बात आती है कि आप कि सेविंग जितनी है, आप जिस हिसाब से आप सेविंग करते हैं आप उस हिसाब से निवेश कर सकते हैं। यानी कि आप मंथली आप पैसा डाल सकते हैं, आप क्वार्टरली पैसा डाल सकते हैं, या आप चाहे तो आप ईयरली पैसा डाल सकते हैं। ये आपकी चॉइस है, और कितना डाल सकते हैं इसकी कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि मिनिमम लिमिट है कि 500 होना चाहिए, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन मैं फिर याद दिला दूं कि टैक्स बेनिफिट सिर्फ आपको 2 लाख रुपए, अगर आप एनपीएस में ही सिर्फ निवेश करते हैं तो सिर्फ 2 लाख रुपए का ही आपको मिलेगा। उसके ऊपर के किसी भी निवेश पे आपको कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इस बात का ध्यान रखिए। बाकी आपकी सेविंग जितनी है आप उतना आप निवेश कर सकते हैं। अब आपके लिए फायदा बस एक ड्रॉबैक है जिसे आप जरूर ध्यान में रखें कि आप अपना पैसा 60 साल से पहले नहीं निकाल सकते हैं, और अगर आपको निकालना है तो आप पूरे इस टेन्योर में या पूरा जो प्रक्रिया है उसमें सिर्फ 3 बार निकाल सकते हैं, और उसकी भी कंडीशन बहुत टफ है कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एजुकेशन के लिए चाहिए, शादी के लिए चाहिए, या मेडिकली इमरजेंसी कोई ज़रूरत है, तभी आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन आप वही पैसा निकाल सकते हैं जो आपने निवेश के लिए डाला है। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ उसका मैं एग्जाम्पल भी बता देता हूँ। सपोज कि मैं पर मंथ 1000 रुपये डालता हूँ, लेकिन मैं ऐसी जगह जॉब करता हूँ जहाँ से कि कंपनी भी 1000 रुपये जो है वो मंथली डालती है, तो मैं अपना जो मैं डाल रहा हूं सिर्फ उसका 25% ही निकाल सकता हूं, लेकिन जो कंपनी डाल रही है मैं उसको छू नहीं सकता। तो ये एक लिमिटेशन है जिसे आपको याद रखना चाहिए, और ये जरूर ध्यान रखिए कि 60 साल से पहले पैसा आप नहीं निकाल सकते। लेकिन हाँ, ये है कि आपका रिटायरमेंट बहुत सुखी होने वाला है अगर आपने एनपीएस में निवेश कर रखा है तो। बिल्कुल, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, अगर बुजुर्गी को आसानी से बिताना है तो हमें स्मॉल सेविंग स्कीम्स, और जैसा कि अभी आपने कहा नेशनल पेंशन सिस्टम में डालना चाहिए पैसा। देखिए श्रीवास्तव जी, आजकल क्या है कि बहुत सिंपल है कि आप जिंदगी में आप हर समय कमाते हैं, 35-50 साल तक आप कमाते हैं, और उस समय आप अपने मेडिकल का ध्यान नहीं रखते। और आज एक सर्वे है जिसमें कि ये क्लियर किया गया है कि लगभग 4000 से 5000 रुपए एवरेज आपका मंथली खर्चा आता है सिर्फ मेडिकल पे आफ्टर 65। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए आदमी को कि आपको रिटायरमेंट के बाद पैसे की ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, आपकी लाइफ में ज़रूरत है, आपको बच्चों की एजुकेशन के लिए चाहिए, शादी के लिए चाहिए, लेकिन आपको रिटायरमेंट में आप और आपकी वाइफ सिर्फ 2 लोग होंगे साथ में, तो उनके साथ अगर आपको पूरा भविष्य गुजारना है तो आपको रिटायरमेंट की प्लानिंग जरूर करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, आपने 500 रुपए की एक बात कही कि सालाना, पूरे साल में हमें मिनिमम, न्यूनतम कम से कम 500 रुपए डालने एनपीएस में ज़रूरी हैं। साल की शुरुआत, फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष की शुरुआत होती है 1 अप्रैल से और ख़त्म होता है 31 मार्च तक। तो इस दौरान, इन 12 महीने के बीच हम कब ये 500 रुपए डालें कि हमें ये जुर्माना ना भरना पड़े और वो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है 500 रुपए की वो पूरी हो जाए? आप फाइनेंशियल ईयर में, आप पूरे फाइनेंशियल ईयर में आप किसी भी समय आप पैसा डाल सकते हैं। आप चाहे तो आप 31 मार्च को भी पैसा डाल सकते हैं, क्योंकि आजकल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, और सबसे बड़ा फायदा ये भी है कि मैं ये प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूँ कि जैसे मेरा भी अगर एनपीएस अकाउंट है तो उसमें अपडेट आ जाता है कि आपने इस साल कोई पैसा नहीं जमा किया है, तो आपके पास वक्त है 30 दिन का, 45 दिन का, आप वो पैसा जमा कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपके ये मोबाइल नंबर से रजिस्टर होता है, तो आपको समय समय पर उसके अपडेट भी आते हैं, तो आप उस अपडेट का भी फ़ायदा ले सकते हैं, और पूरे फाइनेंशियल ईयर में आप कभी भी पैसा आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मतलब जुर्माना नहीं देना पड़ेगा अगर 500 रुपये दे दिए, और साथ ही साथ वो याद भी दिला देंगे कि हमें 500 रुपये भरने हैं अगर रह जाएंगे तो। मिनिमम अमाउंट, आपने कुछ भी नहीं डाला है तो आपको अपडेट आएगा कि आप अपना एनपीएस में इस बार आपने कोई फंड नहीं डाला है, तो आप उसमें फ़ंड डाल सकते हैं। बिल्कुल। अंकित जी, अब अगला सवाल आपसे ये कि एक जद्दोजहद बनी रहती है मन में, एक विडंबना कह लीजिए, एक डाउट कह लीजिए कि हम लिक्विडिटी पे ध्यान दें, मतलब हाथ में कैश रहे, हाथ में पैसा रहे, या फिर हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात करें। जैसे डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से बताया कि हमें रिटायरमेंट के बाद, जैसे पति पत्नी हो या घर में बुजुर्ग हों, उनको अगर अपनी बुजुर्गी आसानी से बितानी है तो एनपीएस बहुत अच्छी स्कीम है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो 2 बातें हमारे सामने आती हैं वो ये कि एक शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट और दूसरी है लॉन्ग टर्म हमारी ज़रूरत। इन दोनों के बीच बैलेंस करते हुए किस तरीके से एनपीएस हमारी मदद करता है?
आई थिंक जैसे कि सबसे बड़ा इसका एक एडवांटेज ये भी है जो रवि जी ने अभी बताया भी, जैसे आपने अभी पूछा भी था कि इसमें जो टैक्स बेनिफिट है वो भी हमारे को देखना चाहिए, वो भी एक तरह की हमारा रिटर्न ही है। बिल्कुल, जो हम टैक्स बचा रहे हैं वो भी हमारा रिटर्न ही है। जी बिल्कुल। तो इसमें हम कहते हैं एनपीएस में एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट, तो 3 बार ये एग्जेम्प्ट वर्ड आते हैं जो इस एनपीएस को एक खास इन्वेस्टमेंट स्कीम बनाता है। पहला एग्जेम्प्ट जो है वो हमारे को 80C और टोटल हमारे को जो 2 लाख रुपए का हमारे को फ़ायदा मिलता है हमारे टैक्सेशन में। दूसरा एग्जेम्प्ट जो है हमारे पास ये बोलता है कि जब हमारे को फाइनली ये हम रिटायरमेंट के बाद पैसा निकाल रहे होंगे तो हमारे को वो सारा पैसा टैक्स फ्री निकलेगा, राइट। लेकिन उसमें बस हमारे को ये चीज़ याद रखने की ज़रूरत है कि अगर मैं 100 रुपये निकाल रहा हूँ रिटायरमेंट के बाद तो उसमें से 60 रुपये मैं टैक्स फ्री निकाल सकता हूँ जी। लेकिन जो 40 रुपये है वो मेरे को उसका एन्यूटी बाय करना पड़ेगा जी। जो इंश्योरेंस कंपनीज, जो कुछ लिस्टेड इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो उसमें एन्यूटी बाय करना पड़ता है हमारे को, जिसमें से हमारा मंथली इनकम सेट हो जाता है। सो आपने 60 रुपये तो निकाल लिए, 100 रुपये आपने इन्वेस्ट किया था 60 साल की एज तक, उसमें से 60 रुपये तो आपने निकाल लिए, वो आपका टैक्स फ्री हो गया। बिल्कुल। ये जो 40 रुपये है ये आपको ऐसी जगह पर लगा दिया जाएगा एन्युटी में ताकि आपको वहाँ से मंथली इनकम आनी शुरू हो। लेकिन ये ज़रूर याद रखिए कि ये जो मंथली इनकम एन्युटी से आएगी उसमें आपको टैक्स लगेगा, वो एन्युटी का जो इनकम है वो उस पर टैक्स लगता है। तो इसलिए एग्जेम्प्ट और एन्युटी पे देयर इज नो एग्जेम्पशन। सो ये हमारे को समझना बहुत ज़रूरी है इसमें। बिल्कुल। डॉक्टर रवि साहब, हमारे पास समय की थोड़ी सी कमी है तो हम चाहेंगे कि कार्यक्रम को ख़त्म करने से पहले आप हमारे अगर दर्शकों को कुछ बताएं कि एनपीएस से जुड़ी जो रिस्क्स हैं या एनपीएस से जुड़ी जो मिथ हैं कि एक बार पैसा चला गया तो वापस नहीं मिलेगा, या ये जो बातें जो जहन में आ जाती हैं कि शायद हमारा पैसा जो है वो डूब जाएगा या हमें वापस नहीं मिलेगा, इन सब को मद्देनज़र रखते हुए अगर आप हमारे श्रोताओं को, हमारे व्यूअर्स को कुछ बताएं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर इक्विटी का जहाँ पे नाम आता है वहाँ पे रिस्क तो ज़रूर होता है, लेकिन वो रिस्क यहाँ पर बहुत नॉमिनल है क्योंकि आप बहुत लॉन्ग टर्म का निवेश कर रहे हैं, यानी कि आप 20 साल 30 साल के लिए निवेश कर रहे हैं, तो वो रिस्क यहाँ पर कम हो जाता है। और सबसे बढ़िया इसलिए मैं कहता हूँ स्कीम है क्योंकि इसमें ही आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलते हैं। मैं कंपैरिजन भी बता देता हूँ, अगर आप पीपीएफ में निवेश करते हैं तो 7.5% का आजकल इंटरेस्ट चल रहा है, बैंक की एफडी में रखते हैं तो 5.5% आपको इंटरेस्ट मिलता है, और अगर आप अदर एसेट क्लासेस में करते हैं तो रिस्क उतना बढ़ जाता है। लेकिन एनपीएस में अगर करते हैं तो एवरेज जो अभी तक का रिटर्न रहा है या जो एसेट अभी मैनेजमेंट जो रिपोर्ट निकाली उसमें 28% का रहा है, लेकिन 28% को छोड़िए, अगर आपको 14% भी मिलता है तो आप 1 करोड़ रुपए अगर सेव करते हैं तो आपके रिटायरमेंट पे आपको 62,750 रुपए की आपको पेंशन एक तरीके से मिलेगी महीने की, जो कि मुझे लगता है काफ़ी सफिशिएंट है। और रही बात, इन सबसे बड़ी बात यह है कि आपको निवेश की स्ट्रैटेजी क्या बनानी चाहिए। देखिए, बहुत से लोग आपको अलग अलग फार्मूले बताते हैं, लेकिन मैं आपको एक बहुत सिंपल फार्मूला बताता हूँ। आपकी जितनी एज है, अगर मैं आज 40 साल का हूं तो अपनी सेविंग का 40% मुझे निवेश करना ही करना है। ये सबसे अच्छा फॉर्मूला है, कोई रॉकेट साइंस मत यूज करिए और उतना आप एनपीएस में डालिए, उसका फायदा आपको रिटायरमेंट पे भी होगा। और रिस्क, सबसे बड़ी बात है कि अगर रिस्क होता तो सरकार इन्वॉल्व नहीं होती, और इसमें रिस्क बहुत ही मिनिमम है। आपकी जो आपकी एक्सपेक्टेशन है उतने रिटर्न तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, वो भी रिस्क फ्री। बिल्कुल। अंकित जी, अगर आप हमारे व्यूअर्स से कुछ कहना चाहेंगे एनपीएस के बारे में, आखिरी बात वो क्या होगी? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर हमारे को अपना जो 60 साल के बाद का जीवन है, जो मैं ये मानता हूँ कि हम अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ख़त्म करके उस टाइम पे इन्जॉयमेंट शुरू करना चाहेंगे 60 साल के बाद, कि हम दोबारा जीना चाहते हैं, तो अगर हमारे को वो किसी दिक्कत के बिना जीना है तो हमारा जो पेंशन है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जो हमारा पैसा जो हमारे को आ रहा है हर महीने वो इतना होना चाहिए कि हम सुख से अपनी ज़िंदगी जी पाएँ। और वो कैसे हो सकता है कि अगर हम उसकी शुरुआत आज से करें। मेरा ये मानना है कि जो 18 साल का व्यक्ति है, अगर वो आज से शुरू करेगा तो मेरे हिसाब से तो उसके लिए आसमान ही उसका लिमिट है कि जब वो रिटायर होगा तो वो इतना माला माल होगा कि उसको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होगा। और ये एनपीएस एक ऐसा जो ज़रिया है जो उसको कम्प्लीटली अपने
पैरों पे खड़ा रखेगा और पैसा उसके पास आता रहेगा और वो अपनी ज़िंदगी आराम से जी सकता है, अपनी ज़िंदगी, अपने परिवार की ज़िंदगी को आराम से आगे बढ़ा सकता है। तो एनपीएस में ज़रूर निवेश कीजिए। गवर्नमेंट आपके साथ खड़ी है, इसमें आपके पीछे खड़ी है, तो आपको कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि एनपीएस में मेरा पैसा डूब जाएगा तो क्या होगा, क्योंकि हम गवर्नमेंट पर रिलाय करते हैं और एनपीएस गवर्नमेंट ही संभालती है। बिल्कुल। डॉक्टर रवि सिंह और अंकित सहगल जी, आप दोनों हमारे इस प्रोग्राम में आए, हमारे व्यूअर्स को इतनी बढ़िया जानकारी दी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपनी राय और अपने सजेशंस ddurdu specials@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।